जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। हम लोग ज्योतिष सीख रहे थे, ज्योतिष समझ रहे थे। ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में क्या स्थितियां हैं इसके बारे में चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा के दौर में हम लोग देख रहे थे द्वादश भाव में प्रत्येक घर के मालिक यानी घर के स्वामी का फल। घर का स्वामी कैसे पता चलता है, हमने आपको बता दिया है कि जो नंबर पड़ा होता है घरों में उससे उसकी राशि पता चलती है और राशि के स्वामी निर्धारित कर दिए गए हैं, वो भी हमने चर्चा कर ली है, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। सीधा चलते हैं कि यदि द्वादश भाव में आयेश का फल, यानी कि अभी तक हम द्वादश भावों में 10th हाउस यानी कर्मेश के फल तक आ गए हैं। अब कर्मेश के फल के बाद आज हम देख रहे हैं द्वादश भावों में आयेश का फल यानी 11th हाउस का फल, 11वें घर का फल। हाँ, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि सर धन भाव में और आय भाव में क्या फर्क होता है, धन भाव को क्यों अलग रखा गया और आय भाव को क्यों अलग रखा गया, या धन भाव क्या है और आय भाव क्या है। कहीं ना कहीं वो धन और आय में कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए कि आय भाव का अर्थ है कि आपकी इनकम क्या हो रही है, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, पैसा मंथली आ रहा है कि डेली आ रहा है कि वार्षिक आ रहा है कि साप्ताहिक आ रहा है, पैसा किस ढंग से आपके पास आ रहा है। आप सर्विस कर रहे हैं तो मंथली पैसा आपके पास आ रहा है, आप खेती कर रहे हैं तो वार्षिक आ रहा है, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास डेली पैसा आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। और इसको हम कहां से देखते हैं, 11th हाउस से देखते हैं इसको। आय यानी कि आयेश के माध्यम से इसको देखते हैं, आय के घर में बैठे हुए ग्रहों के माध्यम से देखते हैं। इस तरीके से जो भी पैसा हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम आय कहते हैं। और आय को जब हम स्थायी संपत्ति में या अचल संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम धन कहते हैं। क्या कहते हैं, धन। और धन का विचार कहां से किया जाता है, 2nd हाउस से। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि धन का विचार 2nd हाउस से किया जाता है। ऐसी स्थितियों में यदि आपको धन और आय में स्पष्ट अंतर नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ धन भाव और आय भाव का अंतर, क्यों दोनों को अलग किया गया है। ठीक है, आय का मतलब होता है कि आपको जो इनकम हो रही है, यानी पैसा जो आपको मिल रहा है, कहीं से भी मिले, नौकरी करें, चाहे आपको किराए से पैसा मिले, चाहे आपको खेती करने से पैसा मिले और चाहे आपको नौकरी करने से पैसा मिले, चाहे आपको व्यापार करने से पैसा मिले, जो लिक्विड मनी आपके पास आ रही है, लिक्विड मनी, इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं वो जानते होंगे, जो लिक्विड मनी आपको प्राप्त हो रही है वो आय है आपकी। और जो स्थायी यानी अचल संपत्ति हो जाती है, ऐसी संपत्ति जो चल ना सके, एक जगह हो, जैसे घर, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें धन भाव से देखी जाती हैं, उसको कहते हैं धन। तो उसको हम किससे देखते हैं, 2nd हाउस से देखते हैं। तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि हम आयेश से क्या देखते हैं और धनेश से हम क्या देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि आयेश का द्वादश भाव में, इन 12 भावों में
यदि आईएएस बैठेंगे तो वो क्या फल देंगे, क्या उनकी स्थितियां बनेंगी, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। यदि आपके आईएएस यानी 11th हाउस अगर आपके लग्न में बैठ जाएं तब क्या स्थितियां बनेंगी, ये आप लोग देख लीजिए कि यदि आपके आईएएस लग्न में बैठ जाएं तो क्या स्थितियां बनेंगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही आय जुड़ जाएगी। पहला जो आपका घर है वो किसका है, आपके व्यक्तित्व का है, जातक का स्वयं का है। तो जब आपके व्यक्तित्व से आईएएस आके जुड़ जाते हैं तब आप क्या करते हैं, आप हमेशा आय के बारे में ही सोचते रहते हैं, आय का ही विचार आपके जीवन में चलता रहता है और आप कहीं ना कहीं इस आय को जब व्यक्तित्व के रूप में बना लेते हैं तब देखा जाता है कि बहुत धनी लोग कभी कभी कंजूस हो जाते हैं। यही वो लोग होते हैं जिनका आईएएस लग्न में बैठ जाता है। तो वो धन तो कमाते हैं, धन कमाने के लिए लगातार प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन धन खर्च नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यय का भी व्यय भाव है। तो व्यय भाव को ये व्यय कर देता है तो ये कंजूस भी बनाता है। और मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग अपने वीर्य का भी बचाव करते हैं। आईएएस जिनका लग्न में हो वो इतने ज्यादा कंजूस हो जाते हैं कि अपनी सांसारिक चीजों के अतिरिक्त भी हर चीज में वो कंजूसी दिखाई देती है उनकी। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, धनवान तो होंगे ही, और इनका जो आय के स्रोत हैं वो अधिक होते हैं और लगातार ऐसे जातक नए नए स्रोतों के बारे में विचार करता ही रहता है। ठीक है, तो ये तो फल हुआ आईएएस का लग्न में बैठने पर। आईएएस जब लग्न में बैठते हैं तो ये फल करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आईएएस अगर धन भाव में बैठ जाएं तब उनका क्या फल होगा। आईएएस धन भाव यानी सेकंड हाउस में यदि आईएएस बैठ जाते हैं तो क्या फल होता है। ऐसा जातक महाधनी होता है और उसके पास अचल संपत्ति बहुत होती है, अचल संपत्ति का मालिक होता है वो। और हां, ऐसा जातक कहीं ना कहीं आय को, जैसे ही आय आती है उसे अचल संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। चाहे वो उस आय को जमीन में लगाए, मकान में लगाए, वाहन में लगाए, यानी कि वाहन भी उसको लाभ वाहन में लगाएगा। वाहन क्या है? लग्जरी है, तो अपने सुख के लिए लगाएगा। ऐसा नहीं है, वो सुख के लिए नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? उस वाहन को भी किराए पर चलाकर आय बनाना शुरू कर देगा। यानी स्थायी प्रॉपर्टी बनाई, उससे भी आय कमानी शुरू कर दी। घर बनाया, नया घर ले लिया और दूसरे घर की जरूरत नहीं है, फिर भी घर लिया, उस घर को रेंट पे लगाया और उससे आय प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो जिस व्यक्ति का आईएएस धन भाव में बैठा हो वो लिक्विड मनी बहुत कम रखता है अपने पास। इस लिक्विड मनी को अस्थाई या स्थाई और अचल संपत्ति में परिवर्तित कर देता है ऐसा जातक। ठीक है, चलिए ये तो फल हुआ आईएएस का धन भाव में। अब चलते हैं सीधा, देखते हैं कि आईएएस यदि पराक्रम भाव में हो, पराक्रम यानी तीसरे भाव में, यदि आईएएस पराक्रम भाव में आ जाए तब क्या स्थिति होती है। क्योंकि पराक्रम का भाग्य भाव से संबंध बनता है और भाग्य भाव से संबंध बनने के कारण एक विशेष स्थिति बन जाती है, जिससे क्या होता है, जातक अपने पराक्रम के माध्यम से आय
पैदा करता है या आय बनाता है। आय का मतलब सीधा समझ लीजिए लिक्विड मनी, पैसा, या कह लीजिए रुपया या मुद्रा, मुद्रा की बात कर रहे हैं। और लिक्विड मनी जब हमने कह दिया तब तो वो पूरा ही हो गया, उसमें फिर और ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लिक्विड मनी अर्थशास्त्र का शब्द है, बहुत ज्यादा सामान्य लोग उसको नहीं समझते हैं, इसलिए उसके विस्तार की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे जातक जिनका आयेश पराक्रम भाव में होता है, वो पराक्रम के माध्यम से अपने आय के नए नए स्रोत खोजते रहते हैं और उनको आय उनसे प्राप्त होती रहती है। चलिए अब हम चलते हैं, सीधा देखते हैं कि आयेश यदि सुख भाव में हो, यानी चौथे भाव में हो, यानी मां के भाव में हो, तब क्या प्रभाव आएगा। ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपनी मां से भी आय प्राप्त करते हैं। हो सकता है उनकी मां सर्विस करती हो सकता है उनको पेंशन मिलती हो सकता है उनके नाम से व्यापार होता हो, या हो सकता है उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी हो जिसका किराया आ रहा हो सकता है उनके पास खेतीबाड़ी की जमीन हो जिससे पर कृषि करके उनके पास पैसा आता हो। तो ऐसा जातक जिनके आयेश सुख भाव में या चौथे भाव में होते हैं, वो अपनी माता से भी आय कमाते हैं और अपने सुखों के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए लगातार आय के लिए प्रयासरत रहते हैं और आय को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। चलिए ये तो फल हुआ आयेश का सुख भाव में। अब हम लोग सीधा चलते हैं, आयेश यदि ज्ञान भाव में, आयेश यदि बुद्धि भाव में, आयेश यदि संतान भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा। आयेश यानी पंचम भाव में यदि बैठ जाते हैं, इसको संतान भाव, बुद्धि भाव, विवेक भाव, कई नाम दिए जाते हैं। तो यहां से यदि वो बैठते हैं तो निश्चित तौर से आय जातक की ज्ञान के माध्यम से होती है। यानी हो सकता है वो कंसल्टेंट हो व्यक्ति, हो सकता है वो टीचर हो, यानी कि उसने जो पढ़ा है, जो जाना है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान के माध्यम से ही वो आय अर्जित करता है, आय कमाता है। और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि उसकी संतान भी उसके लिए आय के स्रोत खोलती हैं। ठीक है, ये तो फल हुआ आयेश का संतान भाव में। अब हम लोग चलते हैं कि आयेश यदि छठवें भाव में बैठते हैं तो ये छठवां भाव क्या है, रोग रिपु ऋण का भाव है। यदि आयेश यहां पर आकर बैठते हैं तो क्या फल होगा। आयेश यदि यहां बैठते हैं तो जातक निश्चित तौर से ऋण में फंसता है, लेकिन अपने आय के माध्यम से, अपने आय को बढ़ा के वो इस ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है, अपने रोग से मुक्ति प्राप्त करता है। आय जब उसकी होगी तो वो अपने रोगों का इलाज करा के रोगों से मुक्ति प्राप्त करेगा। ऋण उस पे हो जाएगा तो अपनी आय के माध्यम से उस ऋण को भी वो कंट्रोल करेगा। तो आयेश यदि छठवें भाव में बैठे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हमने आपको बताया था 6, 8, 12 में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो उतना अच्छा फल नहीं करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आयेश यदि जाया भाव में, यानी सप्तम भाव में यदि बैठ जाएं, पार्टनर के भाव में या व्यवसाय के भाव में यदि बैठ जाते हैं तब क्या होता है। आयेश यदि जाया भाव में आते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का व्यापार विवाह के उपरांत बढ़ता है। विवाह होने के पश्चात उसका व्यापार बढ़ने लगता है। हो सकता है पहले वो नौकरी कर रहा हो, नौकरी करने के पश्चात वो व्यापार करने लग जाए
और व्यापार करने के पश्चात वो अपनी प्रगति या अपनी आय बढ़ा ले। कई बार ऐसा होता है पत्नी भी नौकरी करने लगती हैं या पत्नी नौकरी वाली होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, वो किस ग्रह के कारण हुआ, कैसा हुआ, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आजकल एक समस्या चल रही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के छोटे भाई को यूनिवर्सिटी में जॉब मिली और विवाह के पश्चात एक सामान्य स्थितियां कुछ बिगड़ी और उनकी जॉब चली गई। वो क्या प्रक्रियाएं थी, क्या समस्याएं थी और कैसे हुआ, इसका डिटेल बाद में आएगा, तब हम आपको विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विवाह के पश्चात यदि आयेश जाया भाव में हो तो उससे लाभ ही प्राप्त होता है विवाह में। लेकिन यहां क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आयेश का यदि आयेश आयु भाव में हो तब क्या फल होता है। यह भाव कौन सा है, 8वां भाव है। 8वें भाव में जब आयेश आकर बैठते हैं तो उनका फल क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आयेश यदि आयु भाव में आकर बैठ जाएं तो आय के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहां पर आयेश का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए चलते हैं। यदि आयेश धर्म भाव या भाग्य भाव में बैठ जाएं, इसी को धर्म भाव या भाग्य भाव कहते हैं, वहां बैठ जाएं तो वो सीधा संबंध पराक्रम से बनाते हैं। तो ऐसे जातक जब पराक्रम करते हैं, पराक्रम करके उनको उनके भाग्य का साथ मिलता है और उससे उनके आय की वृद्धि होती है। यानी यहां बैठकर आयेश बहुत अच्छा फल देते हैं और आय के कई स्रोत उनके लिए खुल जाते हैं। चलिए देखते हैं, यदि आयेश कर्म भाव में या 10वें भाव में यदि बैठे हों तो क्या फल देंगे। आयेश यदि कर्म भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति लगातार आय के लिए प्रयासरत रहता है, लगातार कर्म करता है। जो हमने लग्न के साथ संबंध बताया था वही कर्म के साथ संबंध भी पर भी वही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन्हीं को आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, सीधा सा है कि यदि आयेश कर्म भाव में बैठेगा तो जातक अपने कर्म के माध्यम से आय के तरह तरह के स्रोत उत्पन्न करेगा जिससे उसको आय प्राप्त होगी। और हां, यदि आयेश अपने ही घर यानी आय भाव में बैठ जाएं तो आय भाव में मैंने आपको बताया, लगातार बता रहा हूं कि आय भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देते हैं। जो भी वहां बैठेगा वो आपकी आय कराएगा ही कराएगा और उस पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उस हिसाब से आय में और वृद्धि होती चली जाएगी। तो आय भाव में सारे के सारे ग्रह अच्छा ही फल देते हैं और कहा जाता है कि अगर क्रूर ग्रह हों या पाप ग्रह हों तो कमाई 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर से भी होती है। यानी कि टेबल के नीचे का भी पैसा उनको प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं अधिकारी हैं, मंत्री हैं, तो वहां आपको कुछ ऐसा पैसा भी प्राप्त होगा जिसके लिए आप उचित नहीं हैं, वो भी पैसा आपको प्राप्त होगा। तो क्रूर ग्रह जब वहां बैठते हैं तो आपकी आमदनी के और भी स्रोत खोल देते हैं। यहां खैर इसकी चर्चा नहीं करनी है और मैं वैसे भी इसकी चर्चा नहीं करता हूं। चलिए अब सीधे चलते हैं कि यदि आयेश आकर आपके व्यय भाव में यानी कि विदेश भाव में या कह लीजिए आपके मोक्ष भाव में बैठ जाते हैं तब क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी। तो ये यहां बैठकर वो
व्यय को तो बढ़ा देंगे, क्योंकि व्यय जहां पर भी आईएएस जाकर बैठते हैं उस घर के बल को बढ़ा देते हैं। आईएएस व्यय भाव में बैठ रहे हैं तो इसके फल को भी बढ़ा देंगे। लेकिन चूंकि व्यय जब ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं से आय के भी स्रोत आपके आते रहेंगे और आपको उन व्ययों से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, आज हम लोगों ने समझा द्वादश भाव में आईएएस का फल, यानी कि कुंडली के 12 भावों में आय का स्वामी यदि बैठता है तो वो क्या फल देता है, क्या स्थितियां रहती हैं, आगे प्रत्येक ग्रह के अनुसार मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया आप डालने लगेंगे सर शनि से क्या होगा, सर मंगल से क्या होगा, सर राहु से क्या होगा। इसके बारे में प्रत्येक ग्रह के बारे में विस्तार से मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा और आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि उस आय भाव का जो स्वामी है वो कहां बैठेगा तो कैसा फल देगा, ठीक। लेकिन कौन सा वो ग्रह है तो वो कैसा फल देगा, इसके बारे में विस्तार से और लंबी चर्चा की आवश्यकता है। यदि यहां वो सारा करने लग जाएं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक। हाँ, जिन हमारे मित्रों ने, जिन हमारे सहपाठियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और आप यदि चाहते हैं कि इसको शेयर करना चाहिए तो इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये। आज का टॉपिक यहीं तक। जय गणेश जी।